नमस्कार दोस्तों, आप जो है कक्षा 12 जीव विज्ञान का तीसरा अध्याय मानव जनन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो लेक्चर में आपको पढ़ाया गया था संगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्धन के बारे में। ठीक है, आज जो है आपको प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में पढ़ाया जाएगा। एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 59 की तीसरे चैप्टर की 7वीं हेडिंग प्रसव और दुग्ध श्रावण। ठीक है, इस पहले जो है आपको बता दिया गया है कि गर्भावस्था के 9वें माह के अंत तक गर्भ पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। ये चीजें आपको समझा दी गई हैं। अब आप देखें प्रसव और दुग्ध श्रावण के बारे में। मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह की होती है, जिसे गर्भावधि या जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि मानव में जो संगर्भता की औसत अवधि है वह लगभग कितनी होती है? 9.5 माह 9.5 माह अर्थात 9.5 महीने की होती है। ठीक है, यह औसत समय है। मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह की होती है, जिसे गर्भावधि कहते हैं। ठीक है, जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। संगर्भता के अंत में, ठीक है, जब समय पूरा हो जाता है, संगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। तो आप देख रहे हैं कि जब समय पूरा हो जाएगा, माह पूरा हो जाएगा, तो गर्भाशय, ठीक है, कि दीवारों में क्या होगा? जोरदार संकुचन होगा। ठीक है, संकुचन के कारण गर्भ क्या होगा? बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है, पार्ट्यूरेशन कहते हैं। ठीक है, अब जो है प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। यह जो गर्भ जो है वो शरीर से बाहर निकल रहा है, ठीक है, जिसको आप शिशु जन्म या प्रसव कह रहे हैं, पार्ट्यूरेशन कह रहे हैं, यह कैसी क्रिया है? यह एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी क्रिया है, न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। ठीक है, देखे ध्यान से। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं आप्रा से उत्पन्न होते हैं। जो पूर्ण विकसित गर्भ है उससे उत्पन्न होंगे और प्लेसेंटा से। ठीक है, प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ एवं आप्रा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि प्रसव के लिए संकेत किससे उत्पन्न होंगे? पूर्ण विकसित गर्भ और आप्रा से उत्पन्न होंगे, और जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करेंगे, जिसे गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहते हैं। ठीक है, जिसमें क्या होगा? हल्का जो है गर्भाशय संकुचन उत्पन्न होगा, जिसे क्या कहेंगे? गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त कहेंगे। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। तो फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स शुरू होगा और यह क्या करेगा? मातृ के पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ठीक है, कि अधिक श्रावण को क्या करेगा? उद्दीपित करेगा, सक्रिय करेगा, वह निकलने वाला शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि प्रसव जो है एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और आप्रा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृ पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी पर कार्य करता है। जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है पीयूष ग्रंथि से, वो क्या काम करता है? ऑक्सीटोसिन गर्भाशयी पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन उत्पन्न होने लगता है। ठीक है, तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण क्या होगा? जोर जोर से गर्भाशय में संकुचन होने लगेगा।
गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन जो है से क्या होगा, और ज्यादा मात्रा में पीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलेगा। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं गर्भाशय में संकुचन होगा और ऑक्सीटोसिन का स्राव बढ़ता जाएगा, ठीक है, और उस स्राव के कारण गर्भाशय में संकुचन बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से तीव्रतर संकुचन होने लगेगा, ठीक है। लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से तीव्रतर संकुचन के कारण शिशु जो है वो माँ के गर्भाशय से जनन नाल के, ठीक है, जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, प्रसव, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है। शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही आपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आती है। तो शिशु के जन्म के तुरंत बाद ही जो प्लेसेंटा है जिससे गर्भाशय की दीवार से वो जुड़ा था, वो अभी क्या होगी, शरीर से बाहर आ जाएगी, माँ के शरीर से बाहर आ जाएगी। तो आप क्या सोचते हैं, डॉक्टर प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है, ठीक है। तो जो डॉक्टर है वो प्रसव को प्रेरित करने के लिए इंजेक्शन देता है, ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन देता है, ठीक है। तो डॉक्टर जो है ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगाता है, जिससे माता के शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा और बढ़ जाती है और संकुचन तीव्र हो जाता है और प्रसव जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो यह आपने देखा प्रसव के बारे में, कैसे प्रसव होता है ऑक्सीटोसिन के प्रभाव से, और जिसका संकेत जो है प्लेसेंटा के द्वारा और गर्भ के द्वारा पहुंचता है। फिर से देखें ध्यान से, मानव में संगर्भता की औसत अवधि लगभग 9.5 माह की होती है, 9.5 माह की होती है, जिसे गर्भाविधि जेस्टेशन पीरियड कहते हैं। संगर्भता के अंत में गर्भाशय के जोरदार संकुचन के कारण गर्भ बाहर निकल आता है। गर्भ के बाहर निकलने की इस क्रिया को शिशु जन्म या प्रसव कहा जाता है, पार्ट्यूरेशन कहा जाता है। प्रसव एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है। प्रसव के लिए संकेत पूर्ण विकसित गर्भ और आपरा से उत्पन्न होते हैं, जो हल्के माइल्ड गर्भाशय संकुचन को प्रेरित करते हैं, जिन्हें गर्भ उत्क्षेपण प्रतिवर्त फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं। यह मातृपीयूष ग्रंथि से ऑक्सीटोसिन के निकलने की क्रिया को सक्रिय बनाती है। ऑक्सीटोसिन गर्भाशय पेशी पर कार्य करता है और इसके कारण जोर जोर से गर्भाशय संकुचन होने लगते हैं। गर्भाशय संकुचन ऑक्सीटोसिन के अधिक स्रावण को उद्दीपित करता है। गर्भाशय संकुचन तथा ऑक्सीटोसिन स्राव के बीच लगातार उद्दीपक प्रतिवर्त के कारण यह संकुचन तीव्र से तीव्रतर होता जाता है। इससे शिशु माँ के गर्भाशय से जनन नाल द्वारा बाहर आ जाता है, यानी प्रसव संपन्न हो जाता है, ठीक है। शिशु के जन्म के बाद ही आपरा भी गर्भाशय से बाहर निकल आती है, ठीक है। अब आप देखें दुग्ध स्रावण के बारे में। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं। तो आप देख रहे हैं कि जो स्त्री की स्तन ग्रंथियां हैं, जिसके बारे में पीछे आपको बताए हैं, वह जब प्रेगनेंसी हो जाएगा, ठीक है, संगर्भता होगा, उस समय जो है उसमें कई बदलाव आएंगे। स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और संगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि प्रेगनेंसी के दौरान जो है स्तन ग्रंथियों में बदलाव आएंगे और अंत तक इसमें क्या होंगे, दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रवण या लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखें इस दूध की क्या विशेषता है। यह माँ को अपने नवजात शिशु को की आहार पूर्ति कराने में मदद करती है। यह जो दूध है, ठीक है, यह दूध जो है माँ के द्वारा अपने नवजात शिशु को आहार पूर्ति कराने में, भोजन के रूप में यूज करने में मदद देता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन्य या खीस, ठीक है, कोलेस्ट्रम कहते हैं। तो दुग्ध श्रावण के आरंभिक दिनों में
जो दूध निकलता है उसको क्या कहते हैं? प्रथम स्तन या खीस कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं जो प्रथम स्तन है, खीस है, कोलेस्ट्रम है, यह जो है बच्चे के शरीर में जो है एंटीबॉडी उत्पन्न करता है, रोगों से लड़ने की क्षमता विकसित करता है। यह दूध जो है बच्चों के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। तो एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए, कि शिशु क्या हो, स्वस्थ हो, वृद्धि विकास उसका सही तरीके से हो, इसके लिए प्रसव के बाद आरंभ के लगभग 6 महीने डॉक्टर जो क्या सलाह देते हैं, 6 महीने तक माता का ही दूध उसे दिया जाए, इसके अलावा कुछ न दिया जाए, ताकि जो है उसके शरीर में यह कोलेस्ट्रम जाने से कई प्रकार की प्रतिरक्षी एंटीबॉडी बन सकें। ठीक है, जिससे क्या होगा, जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि स्त्री की स्तन ग्रंथियों में संगर्भता के दौरान कई प्रकार के बदलाव आते हैं और संगर्भता के अंत तक इनसे दूध उत्पन्न होने लगता है। इस प्रक्रिया को दुग्ध श्रावण या लैक्टेशन कहते हैं। यह माँ को अपने नवजात शिशु की आहार पूर्ति कराने में मदद देता है। दुग्ध श्रावण के आरंभिक कुछ दिनों तक जो दूध निकलता है उसे प्रथम स्तन या खीस कोलेस्ट्रम कहते हैं, जिसमें कई प्रकार के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी तत्व समाहित होते हैं जो नवजात शिशु में प्रतिरोधी क्षमता उत्पन्न करने के लिए परम आवश्यक होते हैं। एक स्वस्थ शिशु की वृद्धि और विकास के लिए प्रसव के बाद आरंभ के कुछ माह तक शिशु को स्तनपान कराने की सलाह डॉक्टर देते हैं। ठीक है, यह समय कितना होता है, लगभग 6 महीनों तक कहा जाता है दुग्धपान कराइए। तो इस तरह से यह आपका लास्ट हेडिंग था, प्रसव एवं दुग्ध श्रावण। ठीक है, तो यह आप अध्याय 3 मानव जनन जो है कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका है सारांश, जितना भी आप 7 हेडिंग में पढ़ें, यहाँ पे थोड़ा सा सारांश दिया गया है अलग अलग बारे में जो भी आप पढ़े हैं। ठीक है, तो सारांश भी पढ़ लेते हैं, इसको समझ लेते हैं। पीछे आप सब समझ चुके हैं। ठीक है, जो भी आप पढ़े हैं उसके बारे में यहाँ जो है सारांश के रूप में हल्का सा दिया गया है, जिसको आप ध्यान से देखें। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एक सजीव प्रजक या जरायुज विविपेरस है। ठीक है, इसके बारे में बताया गया कि मानव जो है वह जनन कैसे करता है, लैंगिक रूप से करता है और सजीव प्रजक है। ठीक है, इससे सजीव पैदा होते हैं, शिशु पैदा होते हैं। ठीक है, यह अंडे नहीं देता है, अर्थात यह क्या है, जरायुज है, विविपेरस है। मानव लैंगिक रूप से जनन करने वाला एवं सजीव प्रजक या जरायुज विविपेरस है। इसके पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण, नर लिंग सहायक नलिकाएं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनेंद्रियां शामिल हैं। ठीक है, तो यह पुरुष जनन तंत्र में आपको बताया गया था कि पुरुष जनन तंत्र में एक जोड़ा वृषण होता है, नर लिंग सहायक नलिकाएं होती हैं, सहायक ग्रंथियां और बाह्य जनेंद्रियां शामिल होती हैं। प्रत्येक वृषण में लगभग 250 कक्ष होते हैं और इन्हें वृषण पालिका कहते हैं। प्रत्येक वृषण पालिका में 1 से लेकर 3 तक उच्च कुंडलित शुक्र जनन नलिकाएं होती हैं। ठीक है, प्रत्येक शुक्र जनन नलिकाओं की भीतरी सतह शुक्राणुजनों और सर्टोली कोशिकाओं से ढकी होती हैं, स्तरित होती हैं। शुक्राणुजनों में अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप शुक्राणुओं का निर्माण होता है, जबकि सर्टोली कोशिकाएं विभाजित होने वाली जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती हैं। शुक्रजन नलिकाओं के बाहर लीडिंग कोशिकाएं वृषण हार्मोन एंड्रोजन का संश्लेषण और श्रावण करती हैं। पुरुष की बाहरी जननेंद्रियां को शिश्न कहा जाता है। ठीक, तो यह सारी स्ट्रक्चर जो है आपको मानव जनन तंत्र में समझाया गया था और वृषण के बारे में अच्छे तरीके से आपको बताया गया था। अब आप देखें स्त्री जनन तंत्र के बारे में। स्त्री जनन तंत्र के अंतर्गत एक जोड़ा अंडाशय, एक जोड़ा अंडवाहिनी, एक गर्भाशय, एक योनि, बाह्य जनेंद्रियां और एक जोड़ा स्तन ग्रंथियां होती हैं। अंडाशय से
मादा युग्मक अर्थात अंडाणु और कुछ स्टेरॉयड हार्मोन अंडाशयी हार्मोन पैदा होते हैं। अंडाशयी पुटक अपने परिवर्धन के विभिन्न चरणों में पीठिका स्ट्रोमा में अंतःस्थापित होते हैं। अंडवाहिनी, गर्भाशय और यौन स्त्री की सहायक जनन नलिकाएं हैं। गर्भाशय की दीवार में 3 स्तर होते हैं जिन्हें परिगर्भाशय स्तर, गर्भाशय पेशी स्तर और गर्भाशय अंतः स्तर कहते हैं। स्त्री के बाह्य जननेंद्रियों के अंतर्गत जघन शैल, बृहद भगोष्ठ, लघु भगोष्ठ, योनिच्छद और भगसेफ शामिल है। स्त्री की स्तर ग्रंथियां उसकी एक गौण लैंगिक अभिलक्षण है। ठीक है, तो ये आपको स्त्री जनन में पढ़ाया गया था। अब आप देखें शुक्राणुओं और अंडाणुओं का निर्माण के बारे में। शुक्राणु जनन के कारण शुक्राणु का निर्माण होता है जो पुरुष लिंग की सहायक नलिकाओं द्वारा वाहित किए जाते हैं। एक सामान्य मानव शुक्राणु में एक शीर्ष, ग्रीवा, मध्यखंड और एक पूंछ होती है। एक परिपक्व स्त्री युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया अंडजनन कहलाती है। मादा प्राइमेटों के जनन चक्र को आर्तव चक्र कहते हैं। आर्तव चक्र की शुरुआत स्त्री के लैंगिक रूप से परिपक्व होने यौनारंभ पर ही होती है। प्रति आर्तव चक्र में अंडोत्सर्ग के दौरान केवल एक अंडाणु मोचित होता है। आर्तव चक्र के दौरान अंडाशय और गर्भाशय में चक्रीय परिवर्तन पीयूष ग्रंथि तथा अंडाशयी हार्मोन के स्तर में बदलाव से प्रेरित होता है। मैथुन के अंत में शुक्राणु योनि से स्वयं संकीर्ण पथ तथा तुम्बिका के संधि स्थल की ओर वाहित होते हैं। यहाँ शुक्राणु अंडाणु का निषेचन करता है और उसके पश्चात द्विगुणित युग्मनज की रचना होती है। शुक्राणु में मौजूद यक्स या वाई गुणसूत्र के कारण लिंग का भ्रूण का लिंग निर्धारित होता है। ठीक है, तो यह शुक्राणु के कारण होता है। अगर यह यक्स जो है अंडाणु यक्स से मिलेगा तो लड़की होगा, वाई जो है वह अंडाणु यक्स से मिलेगा तो लड़का होगा। यह आपको समझाया गया है। शुक्राणु में मौजूद यक्स या वाई गुणसूत्र के कारण भ्रूण का लिंग निर्धारित होता है। युग्मनज में लगातार समसूत्री विभाजन होता है जिससे कि कोरक पुटी का निर्माण होता है। यह कोरक पुटी गर्भाशय की भित्ति में अंतारोपित हो जाती है जिसके फलस्वरूप गर्भधारण होता है। 9 महीनों तक गर्भधारण के पश्चात गर्भ पूर्ण रूप से विकसित और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। शिशु जन्म की प्रक्रिया को प्रसव कहा जाता है जो एक जटिल तंत्र अंतःस्रावी न्यूरोएंडोक्राइन क्रियाविधि द्वारा प्रेरित होता है जिसमें कॉर्टिसॉल, एस्ट्रोजन और ऑक्सीटोसिन शामिल है। संगर्भता के दौरान स्तन ग्रंथियों में कई प्रकार के परिवर्तन होते हैं और शिशु जन्म के बाद इससे दुग्ध का स्रावण होता है। जन्म के बाद प्रारंभ के कुछ महीनों तक माता द्वारा नवजात शिशु को दुग्धपान स्तनपान कराया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा सारांश मानव जनन का। और यह आपका चैप्टर जो है अध्याय 3 कक्षा 12 जीव विज्ञान का समाप्त हो चुका है। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।